अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। आज हम मैट्रिक का लेक्चर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 और इसका जो टॉपिक होगा हीटिंग कर्व और इसके साथ है कूलिंग कर्व। लास्ट टाइम हमने जो फेज़ ट्रांजिशन है उसको डीपली डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले मेल्टिंग था, बॉइलिंग था, कंडेंसेशन और उस पर साथ सब्लिमेशन और लास्ट पे था डिपोजिशन। आज जो है वो उन तमाम प्रोसेसेस को विद द हेल्प ऑफ दिस हीटिंग कर्व हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्व होता क्या है, कर्व कैसे बनता है। बेसिकली ये एक ग्राफ है। कर्व को हम क्या कहते हैं? ग्राफ। ग्राफ बनता कैसे है? 2 डायमेंशन के अंदर हमें 2 डायमेंशंस चाहिए होती हैं। वो डायमेंशन क्या हो सकती हैं? एक्स और वाई। एक्स और वाई पॉइंट्स को हम ज्योमेट्री के अंदर, मैथ्स फिज़िक्स के अंदर और साइंसेस के अंदर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है। अब जहाँ पे ये दोनों जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होगा उसको हम क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। अब इसके ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट, लेट्स से कि पी एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 एंड y1। x और y इसके कोई भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे p की y एक्सिस पे वैल्यू क्या है, ये इसका y1 पॉइंट हो जाएगा, और इसी की x एक्सिस पे वैल्यू क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? x1। और जहाँ पे ये दोनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन के ऊपर जो वैल्यू होती है दोनों कोऑर्डिनेट्स की, वो क्या होगी? 0 0। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ग्राफ होता क्या है, तो उसको ग्राफ को हम बनाते कैसे हैं 2 डायमेंशन में। उसके बाद हम जो नेक्स्ट ग्राफ है स्ट्रेट मूव करेंगे हीटिंग कर्व के ऊपर। बेसिकली हीटिंग कर्व क्या होता है, ये हमें क्या बताता है, इसको हम एक सेकेंड नोट कर लेते हैं और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। हीटिंग कर्व क्या होता है? हीटिंग कर्व explains the variation of temperature of a substance with time during heating। ठीक है। तो बेसिकली हीटिंग कर्व क्या होता है कि ये आपको क्या चीज़ बता रहा होता है? वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग हीटिंग। जब आप किसी एक सब्सटेंस को हीट करते हो तो उस दौरान उसके टेम्परेचर में क्या वेरिएशंस आती है। अब टेम्परेचर जब चेंज होगा तो इसमें होगा क्या, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग हीटिंग द एनर्जीज दैट आर इन्वॉल्व्ड जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो 2 एनर्जीज़ हैं। वो कौन कौन सी होंगी? दैट आर इन्वॉल्व्ड। नंबर 1 क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि ड्यूरिंग फेज चेंज कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है, जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। और इसके साथ साथ कौन सी दूसरी एनर्जी जो है इन्वॉल्व होगी, वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब जो डेफिनीशन है वो आपको समझ आ गई, जो इसमें फ़ीचर्स होंगे, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो भी हमें पता लग गई। अब हम जब मूव करेंगे हीटिंग कर्व ऑफ आइस। हम आइस को रूम टेम्परेचर पे हीटिंग स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री से आगे चलना शुरू होता है। रूम टेम्परेचर बेसिकली 28 to 30 डिग्री सेल्सियस है। जब हम आइस को फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो वो मेल्ट करना शुरू कर देती है। तो उस दौरान कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया? ओरिजिन से, ओ से। जब हम ओ से स्टार्ट करेंगे, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। ओ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे ए से बी क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देखेंगे हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। ठीक है। और ये जो एरिया है ये क्या है? सॉलिड है। ठीक है। अब यहाँ से
अब देखें तो ग्राफ शार्पली इंक्रीज़ कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज़ कर रहा है। तो उसका क्या मतलब है, जो टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, जो टम्परेचर है वो भी सब्सटेंस का इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे हम हीटिंग कर्व किसका पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आइस का, और किस पॉइंट के ऊपर जाके ये मेल्ट करना शुरू करती है। ये जो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट आएगा इसको हम क्या लिखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इस आइस ने इस एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की है। ये जो एरिया इसका बन रहा है इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं तो आगे आपको समझ आ जाए। ये जो एरिया है यहाँ पे ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा क्या है, ये यहाँ पे सॉलिड है इस एरिया के अंदर, ठीक है, यहाँ पे। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि जो ही हम कहाँ पे पहुँचेंगे, इस पॉइंट के ऊपर बी के ऊपर सॉलिड ने इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की कि जो ही बी पे पहुंचा तो टेम्परेचर क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो ही 0 पे पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, इसको हम क्या लिखेंगे, मेल्टिंग। ये जो लाइन है आपकी ये क्या बता रही है, यहाँ पे मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है। मेल्टिंग का क्या मतलब हुआ कि जो सॉलिड था वो किस में जा रहा है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर जो फेज ट्रांजिशन है वो अक्कर हो रहा है, मेल्टिंग सॉलिड से किस में जा रहा है, लिक्विड के अंदर। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कैसे रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे रहेगी। अब हमने जो की पॉइंट्स हैं इसके ए टू बी क्या है, यहाँ पे हमने लिखा सॉलिड, और इसमें क्या हो रही है, एनर्जीज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो ही इस दौरान टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, और काइनेटिक एनर्जी बी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। अब बी टू सी में जब जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाती है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों वेरी कर रही है, क्यों इंक्रीज़ कर रही है, बिकॉज के अब जब यहाँ पे पार्टिकल सॉलिड से ब्रेक डाउन हुए, इतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हुई कि सॉलिड के अंदर जो फोर्सेस थी वो एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी उनको ब्रेक डाउन करने में यूटिलाइज्ड हो गई। अब जब पार्टिकल्स के अंदर जो बॉन्डिंग थी वो ब्रेक डाउन हुई तो पार्टिकल के अंदर मूवमेंट आना शुरू हो गई। जब मूवमेंट आना शुरू हो गई तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फेज़ ट्रांजिशन के दौरान स्टेबल रहेगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, कि जो एडिड हीट थी वो सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन जो थी उनको ब्रेक करने में इन्वॉल्व हो गई। अब क्या होगा जब ये पॉइंट सी पे पहुंचेगा, यहाँ पे आप देखें पॉइंट सी तक सारी की सारी जो बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हो गई। ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू, ऑल सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तमाम के जो तमाम सॉलिड पार्टिकल थे वो किस में चले गए, लिक्विड के अंदर चले गए। अब क्या होगा कि सी टू डी अगर हम देखते हैं सी टू डी को अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज्ड, ठीक है। टेम्परेचर इज इंक्रीज बिकॉज के अब हमने लिक्विड, जो सारे पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो गए थे, अब उसको हमने और एनर्जी देनी है। ये यहाँ पे जो स्टेट है वो कौन सी है, लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, ये मेल्टिंग प्रोसेस हुआ, सारे के सारे सी पे पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब लिक्विड का टेम्परेचर इस रीजन में मज़ीद इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी इस रीजन में इंक्रीज करेगी। अब इतनी ज़्यादा एनर्जी इसमें ऐड हो जाएगी कि जो सी टू डी है, जब डी पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेज ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर एनर्जी पहले एब्जॉर्ब होगी और जो ही डी पे पहुंचेगा
तो इतनी ज़्यादा इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है कि जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे बॉइलिंग प्रोसेस आ जाएगा, बॉइलिंग हो सकता है, जिसमें क्या होगा, इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग इज कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, अब इस एरिया में जो है क्या होगा कि फेज़ ट्रांजिशन और बॉइलिंग लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान फेज़ ट्रांजिशन में आपने याद रखना था कि काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लिक्विड क्या होता है, इनके पार्टिकल्स पहले एक ख़ास बॉन्डिंग के साथ मौजूद थे, अब उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड था। जब ये इस पोजीशन के ऊपर आए, लिक्विड इस पोजीशन के ऊपर पहुंचा, तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर नहीं लिखा, यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे बॉइलिंग स्टार्ट होगी वाटर की, तो ये कितना टेम्परेचर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमने 0 पे जो सॉलिड था उसने मेल्ट करना शुरू किया और 100 पे जाके इसने क्या किया, बॉयल करना शुरू कर दिया। इस दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि जब लिक्विड से गैस में जाएगा तो पार्टिकल्स की जो रैंडम मूवमेंट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि सारी की सारी जो बॉन्डिंग है लिक्विड की वो ब्रेक हो जाएगी। कहाँ तक के ई तक जब वो पहुँचेगा तो वो मुकम्मल क्या होगा, इस एरिए में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। और ये जो एरिया है और ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ होगा, काइनेटिक एनर्जी मज़ीद इंक्रीज़ होगी, पोटेंशियल एनर्जी मज़ीद इंक्रीज़ होगी। तो जो लिक्विड है, जो गैस है, मुकम्मल तौर पे ये क्या हो जाएगी, गैशियस स्टेट हो जाएगी, गैशियस स्टेट हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, और जो लिक्विड का सरफेस है उससे एस्केप कर जाएगी। तो ये था जो फेज़ ट्रांजिशन। इसको अगर हम लेबलिंग कर लेते हैं तो आपको और आसानी हो जाएगी इसको याद रखने में। तो यहाँ पे जो हमने सेकंड पोर्शन किया, ये जो एरिया है ये कौन सा है, आपको नज़र भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है दिस इज़, यहाँ पे ये क्या होगा, लिक्विड ही रहेगा, यहाँ से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैशियस स्टेट के अंदर। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर। और ये जो लास्ट वाला फेज़ है ये मुकम्मल तौर पे गैशियस हो जाएगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको याद रहे, कलर से भी आपको पता लग जाएगा। ये जो लास्ट स्टेज है ये मुकम्मल तौर पे गैशियस स्टेट हो जाएगी। इसको हम लिख भी लेते हैं यहाँ पे, दिस इज़ गैशियस स्टेट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्लियर है। तो ये जो हमने ग्राफ पढ़ा अभी, इसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग कर्व, जो कि आइस के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपकी बुक के अंदर हर पॉइंट को, जैसे मैंने पॉइंट यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे A to B क्या था, सॉलिड था, इसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और पॉइंट B के ऊपर वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब B और C को आपने डिफ़ाइन करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, B और C के दरमियान जो सेगमेंट्स हैं इसमें फेज़ ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाती है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद C to D जो है, इसमें हम लिक्विड को मज़ीद और ज़्यादा एनर्जी देते हैं, एनर्जी इंक्रीज़ होती है, टम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जो एनर्जीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ होती हैं। जो उसके बाद जब डी पे पहुंचता है तो वो लिक्विड इतनी ज़्यादा उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है कि उसका जो फेज़ है वो ट्रांजिट कर जाता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो डी से ई ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैशियस स्टेट के अंदर, और ई से अबव जाएगा तो मुकम्मल तौर पे गैस एस्केप कर जाती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो जी जो है वो किसके लिए है, गैशियस स्टेट के अंदर। तो होप्स हो कि आपको जो हीटिंग कर्व है वो आपके सामने जो बनाया गया है ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अब बुक की तरफ चलते हैं। जो चीज़ें सारी मैंने डिस्कस की हैं इनको मैं आपको बुक से बताता हूँ और फिर हम हीटिंग से लास्ट कर्व होगा कूलिंग आज के लेक्चर का, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो अभी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं आपकी बुक के अंदर,
हीटिंग कर्व है एंड कूलिंग कर्व। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था फ्रॉम सॉलिड ए टू बी, बी टू सी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज़ मेल्टिंग। ठीक है, इसको हमने लिखा था, इसको भी हम देख लेते हैं कि हमने जो ग्राफ बनाया था, ठीक है, ये आपका मेल्टिंग आ गया। ये चीज़ें सेम एज इट इज़ जो आपकी बुक के ऊपर डायग्राम बनी हुई है। एक चीज़ मैंने स्किप की है, सारे सेगमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं कि ये कैसे होंगे। एक चीज़ जो मैंने स्किप की है वो क्या है कि जो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं गैशियस स्टेट के अंदर, अगर हम डायरेक्ट सॉलिड से किस में जाते हैं, गैस के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये किसी एलिमेंट की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है जिससे वो सॉलिड से गैशियस स्टेट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका जो कर्व था हीटिंग कर्व वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जाते हैं कूलिंग कर्व की तरफ। नेक्स्ट ड्रा करते हैं कूलिंग कर्व, और आपकी बुक को भी साथ देखते हैं। तो ये था पहला जो हीटिंग कर्व था, आपके सामने मौजूद है। वेपोरेशन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि जो वेपोरेशन है वो हर स्टेज के ऊपर होती रहती है बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर, और जो बॉइलिंग होती है वो एग्जैक्ट बॉइलिंग टेम्परेचर पे जाके होती है। जैसे मैंने 100 डिग्री सेल्सियस लिखा तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉइलिंग होगी, वेपोरेशन नहीं होगी। बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर वो वेपोरेशन जारी रहता है। इसमें सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपने याद करने हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। ये जो सेगमेंट्स हैं, जैसे गैस फेज है ई एंड ऑनवर्ड, सेगमेंट ई ऑनवर्ड टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज एंड अब्जॉर्ब मोर हीट, जो हमने लास्ट पे ये जी वाले को कह दिया था कि ये जो है ईट एंड ऑनवर्ड, ये क्या है, गैशियस स्टेट। उसके बाद है नेक्स्ट कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व को हम ज़रा ड्रा करते हैं, फिर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम ड्रा करते हैं, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कूलिंग कर्व। अब कूलिंग कर्व क्या होता है, सबसे पहले आपने उसको डिफ़ाइन करना है कि कूलिंग कर्व क्या है और इसमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कूलिंग कर्व अच्छा, कूलिंग कर्व क्या होगा, इट टेल्स अस द variation between the temperature of substance and time with time, temperature of substance with time। अब क्या होगा कि जो पहला था हमने लिखा कि डूरिंग हीटिंग, और ये जो प्रोसेस होगा ये किस में होगा, डूरिंग कूलिंग। जब हम किसी सब्सटेंस को कूल करेंगे तो उस दौरान जो वेरिएशन आएगी टेम्परेचर के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, कूलिंग कर्व। ठीक है, अब ये इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस डूरिंग, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस डूरिंग कूलिंग। ठीक है, अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। ठीक है, फेज ट्रांजिशन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है हम ग्राफ की तरफ जाते हैं, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया जैसे पहले मैंने आपको बताया है, उसके बाद यहाँ पे एक्स एक्सिस हो जाएगा, जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम। एक्स एक्सिस पे हम क्या ड्रा करेंगे, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम, और जो वाई एक्सिस है उस पर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। ठीक है,
तो वाई एक्सिस पे क्या आ गया, टेम्परेचर। इसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अब जो ये ग्राफ है इसको आपने देखना है कि सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्यों हाईएस्ट से स्टार्ट हो रहा है कि ये रिवर्स प्रोसेस होता है हीटिंग का। इसके दौरान जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ तक आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे तो क्या होगा, ये लाइन फिर डाउन जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद इसको अगर देखें तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी और लास्ट पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ जो ग्राफ है और उसके बाद जो एक लाइन स्ट्रेट आ रही है, अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो वो क्या होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको हम क्या लिख रहे हैं, ये क्या है, कूलिंग कर्व। ठीक है, इसमें जो हमने स्टार्ट किया था, जैसे जो हीटिंग कर्व था उसके रिवर्स हम जा रहे हैं। ठीक है, इसके रिवर्स हम जा रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ कि ये आपका क्या आ जाएगा, इस वाई एक्सिस पे टेम्परेचर आ जाएगा। तो ठीक है, अच्छा उसके बाद जो हमने स्टार्ट किया है, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो स्टेट थी सबसे पहले वो क्या है आपकी, जो यहाँ पे है, दिस इज़ गैसियस स्टेट जी। इसका टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर जब डाउन करेंगे तो इसका मतलब है कि लेट्स से कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, A टू B पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, B टू C D E एंड ऑनवर्ड। ठीक है, जो लास्ट टाइम भी हमने सेम नोटेशन में इसको नाम दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, गैस का टेम्परेचर कम कर रहे हैं। मतलब क्या है कि यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब आप पॉइंट भी याद रखें, जो ई एन ऑनवर्ड है सेगमेंट, उसका टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, अब जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं टेम्परेचर डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज्ड एंड काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बिकॉज ऑफ के टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ कर रही है और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ कर रही है। इस दौरान जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है वो क्या कहती है, गैसियस फेस के अंदर जब आप गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंट, वो डिक्रीज़ करती है और पार्टिकल एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं। जब पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो ही पॉइंट ई पे पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फेज़ ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेज़ ट्रांजिशन पॉइंट ई से ई टू डी। ई टू डी क्या है, फेज़ ट्रांजिशन। अब फेज़ ट्रांजिशन में क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ कर रही है। क्यों डिक्रीज़ कर रही है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो डिक्रीज़ कर रही है। तो इस दौरान जो हम काइनेटिक एनर्जी को अगर लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, फेज़ ट्रांजिशन में चाहे हीटिंग कर्व है या कूलिंग कर्व है, वो क्या होगा, फेज़ ट्रांजिशन में कांस्टेंट रहेगा। और इस फेज़ ट्रांजिशन को हम क्या कहेंगे, ये जो ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ से अगर देखा जाए, ठीक है, ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम क्या नाम देंगे। ठीक है, इसको अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो ठीक रहेगा। हाँ, इसको अगर ना ही लिखें तो, क्योंकि कलर ऐसे हैं कि वो मिक्स हो जाते हैं,
इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो प्रोसेस होगा इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है ये भी आपने याद रखना है कि कंडेंसेशन फ्रॉम गैस टू लिक्विड, जब हम गैस से लिक्विड में जाते हैं तो ये जो फेज ट्रांजिशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब जो ही कंडेंसेशन डी पे आता है तो सारे के सारे जो गैस पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और वो किस में चले जाते हैं, लिक्विड फेज के अंदर। अब क्या होगा कि लिक्विड का टेम्परेचर डी टू ई जो सेगमेंट है इसमें हो क्या रहा है कि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि उनका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ कर रहा है। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज्ड, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। किस फेज़ के अंदर, ये जो डी टू सी सेगमेंट है ये स्लोप डाउन आ रही है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है। जो हम नीचे आ रहे हैं वो टेम्परेचर डिक्रीज़ की तरफ जा रहा है। जब ये सी पे आता है तो इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है कि ये क्या करेगा, लेट्स से कि हमने जो गैशियस फेज़ हमने स्टार्ट किया था वो 100 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया था फ्राम वाटर। बॉयल कितने पे करता है, 100 डिग्री पे, तो हम टेम्परेचर कम करते करते नीचे आ रहे हैं। तो जब ये यहाँ पे जो ये गैस थी और इस एरिया में ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड, और ये फेज़ भी क्या होगा, लिक्विड। लिक्विड टेम्परेचर क्या कर रहा है, डाउन। जो ही सी पे आएगा इतना टेम्परेचर कम हुआ कि यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है, बेसिकली एक फेज चेंज है, ठीक है। दिस इज फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन, अब फेज ट्रांजिशन किस से किस में हो रही है, लिक्विड से सॉलिड के अंदर, ठीक है। अब अगर फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो उसका मतलब है कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी, यहाँ पे डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस पूरी लाइन का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस दौरान सारे के सारे लिक्विड पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। और लास्ट पे जो ही ये बी पे आएगा टेम्परेचर एकदम से लो होगा और ये सारा एरिया जो होगा ये कौन सा होगा, सॉलिड, ठीक है। मतलब कि जो ही ये ज़ीरो पे चली जाएगी ये जो टेम्परेचर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से पे क्या हो जाएगा, मेल्ट भी हो जाएगा और फ्रीज़ भी हो जाएगा। तो इससे नीचे जाएंगे तो आइस बनना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा। और इससे अगर मज़ीद आप नीचे जाते हैं तो तमाम के तमाम सॉलिडिफाई हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, फिक्स्ड पोजीशन हो जाएगी। तो ये था आपका जो कर्व, जिसमें हमने दो कर्व को आज स्टडी किया। सबसे पहले जो हीटिंग कर्व था जिसमें हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया भाई हीटिंग कर्व क्या होता है और इसमें जो चेंजेस आती हैं, सेगमेंट्स हैं इस ग्राफ के, वो कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा कर्व आपके सामने ड्रा किया और इसको डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने मिस की है, यहाँ पे इस लाइन को क्या डिफ़ाइन करेंगे, जब गैस कहाँ से कहाँ आती है, जब मैटर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डेपोजिशन, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कूलिंग कर्व भी और हीटिंग कर्व भी। तो इसमें आपने सारे के सारे सेगमेंट्स को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। जैसे मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, क्यों करेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। आपका अगर कोई कमेंट होता है, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज़, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप अपनी कीमती राय का इज़हार करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।